Hello student, welcome to Daksha e-classroom. I am Arvind Gupta, chemistry faculty at Daksha, going to start a new topic that is biomolecules. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है जेई मेंस, जेई एडवांस एज वेल एज द नीट एग्जाम्स के लिए। साथ साथ में चूंकि ये लिविंग थिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है यानी खुद से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इस टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बायोमॉलिक्यूल्स है क्या, पहले इस बात को समझे। पहले हम लोग समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक सेपरेट ब्रांच बोल दिया जाए, चाहे वो केमिस्ट्री का बोल दो या बायोलॉजी का बोल दो, सेपरेट ब्रांच जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस जो टेक्स प्लेस हो रहा है विद इन अ लिविंग थिंग्स उसके बारे में डिस्कशन रखते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दिया जाए, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायो वाले बायोलॉजी लिख देंगे और केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री लिख सकते हैं। मैं चूंकि साइंस की तरफ से हूं तो मैं साइंस लिख देता हूं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about biological process। साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलो। बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा है, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी फिनोमिना अकर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो प्लेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोसेस अकर हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री है, तो यानी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन भी अकर होगा। केमिकल रिएक्शन के बिना प्रोसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आने जा रहे हैं। इस वजह से कि बायोमॉलिक्यूल्स का भी डिफिनीशन यहीं से निकल के आ सकता है। द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो साथ में मैं उसका भी डिफिनीशन लिख देता हूं। तो मॉलिक्यूल्स विच आर involved in such biological process are called as biomolecules। is called as biomolecules। इनको हम लोग बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि टेक्स प्लेस हो रहा है किसके, लिविंग थिंग्स के अंदर, उसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स ऑलरेडी आपने 10th क्लास में सुना होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी उस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए लिविंग थिंग्स, इसका जो फाउंडेशन है ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स ही हैं, जिसके बेसिस पे पूरा डेवलप हुआ है। हमारी बॉडी हो गई या जो भी चीजें एनिमल्स के अंदर डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो बेसिस है वो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स ही, जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ है। बोला जाता है कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चाहे वो आप देख लो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सभी हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग कंसीडर करते हैं। अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, डोपामिन मॉलिक्यूल आपने सुना होगा। ठीक है, जो भी हमारे अंदर मोशन हो रहा है, जो भी हमारे अंदर इमोशन हो रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है दैट इज डोपामिन मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर आप देख लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं डोपामिन मॉलिक्यूल्स इन सभी मोशंस और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये चीज है, मॉलिक्यूल्स का एक अच्छा खासा रोल है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस फिनोमिना हम लोग के अंदर हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग केमिस्ट्री के अंदर उस मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा डिस्कशन रखे थे, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए नहीं रखते। उस पे हम लोगों ने डिस्कशन भले किया होगा, बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, 100+ रिएक्शन कवर किए होंगे, और उसमें हम लोगों ने उस पर्टिकुलर उस कम ही रिएक्शन को देखे जो कि इन्वॉल्व हो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसके केसेस कम ही देखे। तो कौन कौन से टाइप्स, ये थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स है ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुना होगा, और इस पे हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एक साइड में उस इंपॉर्टेंट
बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में लिख देता हूं, जो कि हमारे स्टडी का पार्ट बनने जा रहे हैं। साथ साथ उस बायोमॉलिक्यूल्स को भी डिस्कशन में रख देंगे, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, सच दैट हम लोग देख पाए कि किस पे स्टडी, किस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसके अलावा प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन पे भी हम लोग का डिस्कशन जाएगा, प्रोटीन पे भी डिस्कशन जाएगा, साथ साथ न्यूक्लिक एसिड पे भी डिस्कशन जाएगा। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होंगे फॉर द डिस्कशन इन दिस टॉपिक। उसके अलावा भी हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा, जैसे लिपिड्स हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया जाएगा लिपिड्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हो गए, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा हम लोग का मिनरल सॉल्ट हो गए। तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, यानी कि पर्टिकुलर इन द लिविंग थिंग्स के अंदर, इसलिए रखा गया। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस में रखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डिस्कशन में जाएगा। है क्या कार्बोहाइड्रेट्स, ये थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो इनिशियल जो डिफिनीशन इसका निकल के आया था कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आज के डेट में उतना वेल वैलिड नहीं है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये बोला गया था इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये ओल्ड डिफिनीशन था, ठीक है। देख सकते हो इसको, अगर कोई भी बेसिकली शुरू के इन्होंने मेंबर्स देखे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, चाहे वो ग्लूकोज हो गया या सुक्रोज हो गया, टेबल शुगर की बात करें, टेबल शुगर सुक्रोज हो गया, तो इन दैट केस उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। लेकिन ये बोलना एग्जैक्टली ये डिफिनीशन वेल करेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर डिफिनीशन पे कितने मॉलिक्यूल्स फिट बैठते हैं, या कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जो फिट नहीं बैठेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं द वेल नोन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। आपने देखा होगा, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इसको लिखना चाहूं, तो कैसे मैं लिख सकता हूं C6H2O6, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसको मैं बेसिकली, इसका अगर मैं बात करूं कि जर्नल फॉर्मूला जो निकल के आएगा इस केस में, जर्नल फॉर्मूला अगर बोला जा रहा है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कि जो जर्नल फॉर्मूला इस केस में होगा क्या हो जाएगा, इस केस में इसको लिखा जा सकता है जर्नल फॉर्मूला दैट इज CHH2O1, यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बट ये गलत है डिफिनीशन, अभी बात करते हैं। एक और केस कंसीडर कर लेते हैं बिफोर दैट, दैट इज C12H22O11, सुना होगा आपने। दिस इज द सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, C12H2O11। आप इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, देखो ये तो शुरू के मेंबर देखकर इन्होंने ये डिफिनीशन रख दिया, इट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे आप एसिटिक एसिड लेना, अब एसिड बोल रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है एसिटिक एसिड इज अ नॉट कार्बोहाइड्रेट। बट इसका फॉर्मूला लिखा जाए CH3C=OH, अब इसको हम लोग लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये हो जाएगा C2H4O2, यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं, क्लियरली इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज C2H2O2, ठीक है। अब इस केस में बोलोगे कि दिस एसिटिक एसिड इज आल्सो द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो इन दैट केस ये भी इस डिफिनीशन में फिट बैठ रहा है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहां पे इस चीज को समझना पड़ेगा, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉट कार्बोहाइड्रेट। ऑल्दो ये पर्टिकुलर ऊपर का जो ओल्ड डिफिनीशन मैं बोल दूं, उस डिफिनीशन पे वेल फिट है। जो एसिटिक एसिड है वो उस ओल्ड डिफिनीशन पे वेल फिट है, दैट इज द हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। हाइड्रेट ऑफ द कार्बन मींस कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। साथ साथ में एक और एक्सेप्शन चीजें देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं बैठते, ऐसे भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये भी मेंशन किया जा सकता है कि व्हाई दिस डिफिनीशन इज नॉट वेल करेक्ट। Why this definition is not well correct? Because there is some molecules which are not carbohydrate, although their general formula is same as a carbohydrate, and there is some carbohydrate molecules
विच जनरल फॉर्मूला इज नॉट सेम एज दिस वन बट दे आर गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल ले रैमनोज का, तो ये दोनों चीजें आप मेंशन कर देना, एसिटिक एसिड विच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट बट जनरल फॉर्मूला इज सेम एज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट रैमनोज, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, कभी आपसे पूछा जा सकता है रैमनोज, ठीक है। रैमनोज का जो अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो रैमनोज क्या है, ये होता है C6H12O5, C6H12O5, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या ये पार्टिकुलर इस जनरल फॉर्मूला पे फिट बैठेगा क्या, तो यहां पे भी कहानी उल्टी पड़ जाती है कि रैमनोज इज कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही इज ए कार्बोहाइड्रेट, बट ऐसे मैं लिख दूं, बट जनरल फॉर्मूला इज नॉट, जो ऊपर जनरल फॉर्मूला है ऐसा सेम नहीं है, ठीक है। जैसे आप बात करो इसमें C क्या था फॉर्मूला, C6H12O5, तो ये पार्टिकुलर जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूला पे फिट नहीं बैठता है। तो आप देख सकते हो दो केसेस, वन इज द एसिड विच इज फॉलोइंग द फिट ऑन द जनरल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, अनदर इज दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इज इज नॉट फिट ऑन दिस जनरल फॉर्मूला। इस वजह से थोड़ा सा एक पर्टिकुलर ये चीज डिमांड करता है देयर शुड बी ए न्यू डिफिनीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये चीज एक डिमांड करता है फॉर द न्यू डिफिनीशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलता है कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डिफिनीशन, एक लाइन जो डिफिनीशन पार्ट है यहीं पे कवर करते चलते हैं, चीजों को बारीकी से समझेंगे हम लोग, ऐसा नहीं जो इस जल्दबाजी में इस चैप्टर को उड़ा दिया जाए, ठीक है। बहुत पहले कवर कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसको कवर किया जाएगा, माइन्यूट चीजों को समझते चले, ठीक है। क्या होता है जल्दबाजी में लास्ट में टॉपिक पढ़ाया जाता है, हम लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए फटाफट तैयार रहते हैं और इस वजह से चैप्टर जिस तरीके से भी पढ़ाया जाए उस तरीके से इसको एब्जॉर्ब करते चलते हैं। अब पता चलता है वेटेज इसको दे रहा है, जेईई मेंस आजकल अच्छा खासा वेटेज दे रहा है, तो इस वजह से इस चीज को जो है डिटेल में समझना आपके लिए, हर चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बोलता है, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये है, ठीक है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एक एक टर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग, ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि आपको स्टीरियो आइसोमेरिज में पढ़ाया गया होगा। क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, ठीक है। तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बोलता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब तीन चीजें हैं इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मींस एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है मेन फंक्शनल ग्रुप, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब आपको पता है कि प्रायोरिटी अगर हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन में बात किया जाए तो एल्डिहाइड एक कीटोन को मिलेगा ओवर द हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। तो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बोलता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, आर ऐसे भी लिखा जा सकता है आर generated on the hydrolysis, जो भी मॉलिक्यूल जनरेट करें इस पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स को, उसको भी हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फुल डिफिनीशन इज नॉट वेल वैलिड। रैमनोज इज द बेस्ट एग्जांपल, एसिटिक एसिड although it is molecular formula is same, general formula is same is the carbohydrate, it is not considered as the carbohydrate because देखो looks में अगर सेम हो जाए तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सेम ही हो जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल्स अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसका प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगी। तो ये जो डिफिनीशन है मॉडर्न डिफिनीशन, जो मॉडर्न डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन बेस्ड है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड,
ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसके फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन किया जाता है। किससे डिफाइन किया जाता है? इसके फंक्शनल ग्रुप से। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है, साथ में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है। तो दोनों चीज को डिफिनीशन में मेंशन कर दिया गया। तो बेसिकली ये करेक्ट होगा अगर मैं बोलूं कि दो मॉलिक्यूल्स को कब हम लोग सिमिलर वे में ट्रीट कर सकते हैं, जब उनका केमिकल प्रॉपर्टी कुछ एक्सटेंट तक मिलता जुलता रहे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मिलता जुलता रहे। ऐसा नहीं है लुक्स देकर हम लोग धोखा खा जाएं और उसको भी कार्बोहाइड्रेट तरह कंसीडर करें, ये गलत होगा। बशर्ते की कंडीशन ये होना चाहिए कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम रहे। अगर सेम है तो इन दैट केस उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर करेंगे। एक सिंपल सी बात है। वैसे जो है लुक्स को देखकर हम लोग क्यों जाएंगे, हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे कि क्या मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है कि नहीं, या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जनरेट कर दे रहा ऑन द हाइड्रोलिसिस, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप मेंशन कर दो, ये डिफिनीशन लिख लो, फिर आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो देयर में बी मोर देन वन बेसिस। कई सारे प्रॉपर्टी के बेसिस पे कर सकते हो, या उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखना है इस कार्बोहाइड्रेट का एक अनदर नेम है जिसको हम लोग सैकेराइड बोलते हैं, सैकेराइड्स। ठीक है, जो कि सैक्रोन से निकला है, यानी कि स्वेटर इन द टेस्ट। तो यही से इसका नेम भी निकला है सैकेराइड, एक अनदर नेम है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला इसमें हम लोग बेसिस रखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स। जो कि मोनोमर्स इन्वॉल्व है, ये भी एक तरीके से समझा जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। आगे हम लोग देखेंगे पॉलीमर्स भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हो मोनोमर्स, या ऐसे भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने पे सभी ब्रेक हो जाएंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोडक्ट होंगे उसके बेसिस कितने केसेस में डिवाइड किया जा सकता है वो देखते हैं। तो क्या क्या केसेस बन के आता है, इसे बोलते हैं एक मोनोसैकेराइड, मोनो मींस वन, मोनोसैकेराइड। दूसरा बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड केस होता है दैट इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आइडिया ले लेते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होगा, consist of only one monomer। ठीक है, only one monomer, मतलब इसके अंदर एक ही मोनोमर प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, एक ही यूनिट प्रेजेंट होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोनोमर्स एंड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों होगा, आगे रिएक्शन देखेंगे, बट हाइड्रोलिसिस करने पे कोई नया मोनोमर्स है तो ऑब्वियसली उसमें अनदर सुगर मॉलिक्यूल्स नहीं जनरेट करने जा रहा है। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोनोमर्स एंड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे ये नहीं जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा नहीं तो ऑब्वियसली वहां पे मोनोमर्स नहीं जनरेट किया जा सकता है। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोनोमर्स एंड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे वेल फेमस आपका एग्जांपल है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, वैसे ही आप जो है गैलेक्टोज देख लो। ठीक है, ये सभी मोनोसैकेराइड है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्लूकोज होने जा रहा है। इसके हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन को बहुत एक्सटेंड तक कंटिन्यू करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेके। ठीक है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल को भी देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन होता है। देन बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 to 20, 2 हो सकता है या 20 हो सकता है, 2 to 20 सुगर मोनोमर। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक से ज्यादा मोनोमर्स फॉर्म करके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ओलिगोसैकेराइड बोला जा सकता है। तो कंसिस्ट ऑफ 2 to 20 सुगर मोनोमर्स एंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस में ये जाएगा। सबसे इसका वेल फेमस है दैट इज डाइसैकेराइड, जो कि डिस्कशन का पार्ट बनता है। इसमें डाइसैकेराइड मीन्स जिसके अंदर दो मोनोमर्स हो, शुगर मॉलिक्यूल्स के दो शुगर मॉलिक्यूल्स हो, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल्स हो, या तो वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 2 to 20 शुगर मोनोमर्स एंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वेल फेमस एग्जांपल है, जैसे सुक्रोज आप मॉलिक्यूल सुने होंगे, जो टेबल शुगर होता है जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज मॉलिक्यूल में क्या होता है, मैं जस्ट यहाँ पे मोनोमर्स इसका मेंशन कर दे रहा हूं, आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर से भी देखेंगे। तो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। जो हम लोग का टेबल शुगर होता है उसके अंदर ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा। ठीक है, ये यूनिट होता है, इसका मोनोमर्स होता है। उसके अलावा आप जो है लैक्टोज देखने को मिलेगा, लैक्टोज को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कि मिल्क में प्रेजेंस होता है लैक्टोज। तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज का हम लोग यूनिट देखते हैं। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक है, वैसे ही देखोगे आप माल्टोज। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रक्चर में आएंगे, डिस्कशन हम लोग सेपरेटली करेंगे डाइसैकेराइड के केस में। पहले हम लोग मोनोसैकेराइड में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग डाइसैकेराइड के लिए जाएंगे। तो माल्टोज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हो कि जो मोनोमर्स है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम लोग जो है डाइसैकेराइड पे ज्यादा वेटेज रखने जा रहे हैं। डाइसैकेराइड को डिस्कशन हम लोग जो है डिस्कशन में रखेंगे। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो ये होता है कंसिस्ट मेनी शुगर मोनोमर्स। ठीक है, बहुत सारे हो। ठीक है, मोनोमर्स यूनिट ऑफ शुगर, मेनी शुगर मोनोमर्स यूनिट। ठीक है, इसको भी हाइड्रोलिसिस पे तो जाएगा ही। पॉलीसैकेराइड के भी केसेस देखते हैं, पॉलीसैकेराइड के भी केसेस देखते हैं। जैसे क्या हो सकता है इसमें, सेलुलोज हो गया, सुना होगा आपने सेलुलोज, पेपर हो जाए आपका उसमें भी सेलुलोज ही प्रेजेंट होगा। तो सेलुलोज बेसिकली क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। आएंगे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बीटा व्हाट इज डी, ये सभी बात किया जाएगा। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। वैसे ही स्टार्च है, स्टार्च भी हम लोग इसी पॉलीसैकेराइड के अंदर रखते हैं। ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी पॉलीसैकेराइड के केस है। जैसे स्टार्च के अंदर भी हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज ही देखते हैं और इसके अंदर भी हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज ही देखते हैं। अभी ये टर्मोलॉजी आएगा कि अल्फा किसको बोला जाता है, डी किसको बोला जाता है, कैसे नेमिंग की गई है, इसको हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी हैं पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने मेंशन किया है, सेपरेटली हम लोग अलग अलग डिस्कशन में रखेंगे। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन इट्स नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। ये कितने हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट आएंगे, मींस ब्रेक हो जाता है। बेसिकली अगर पॉलीमर है शुगर मॉलिक्यूल का, जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट में, डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट में। जैसे सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही लैक्टोज को करोगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज का करोगे तो ग्लूकोज यूनिट दे देगा। तो बेसिकली क्या है कि ओलिगो और पॉलीसैकेराइड ये कंसिस्ट है मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल, दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल। इसमें बेसिकली हम लोग को 2 to 20 तक देखने को मिलता है, और इस केस में पॉलीसैकेराइड में केस में हम लोग को मोर देन 20, मोर देन हो सकता है 1000 तक भी हम लोग को देखने को मिले। सेलुलोज के केस में हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है, ये जो है बहुत सारे मोनोमर्स प्रेजेंट। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 20 नोन मोनोसैकेराइड आर देयर। इतने हम लोग पहचान लिए कि 20 के आसपास में मोनोसैकेराइड्स आर 20 नोन मोनोसैकेराइड आर देयर। 20 हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्कस कर, मतलब देख चुके हैं, हम लोग रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है कि जो ये सभी चीजें है ना पॉलीसैकेराइड, इसके अंदर कोई भी हम लोग टेस्ट नहीं देखते हैं। जैसे इसके केस में क्या बोला जाता है, शुगर बोलते हैं ना इसको, नहीं शुगर कहां से नेम आया, बिकॉज इनका स्वीटर टेस्ट होता है। अब स्वीटर टेस्ट होगा तो इस वजह से इस केस में इसको जो है शुगर नेम दे दिया गया। तो इन्होंने भी शुरू के ही
जो कार्बोहाइड्रेट है उसको देखकर उसको नेम दे दिया। ग्लूकोज को देखा होगा एज अ स्वीटर होगा, ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज को देखा होगा जो टेबल शुगर है वो भी स्वीटर है, इस वजह से मेंशन कर दिया कि दे आर द शुगर। तो ये दोनों की बात करें इसको हम लोग शुगर के कैटेगरी में रखते हैं। ये मेंशन किया जा सकता है हैविंग स्वीटर टेस्ट, इसको कॉल्ड एज शुगर, इसको हम लोग शुगर की तरह कॉल्ड कर सकते हैं, इसको हम लोग शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, इसमें दे आर नॉट स्वीटर, मतलब इनका कोई टेस्ट ही नहीं होगा, स्वीटर टेस्ट नहीं होगा, नॉट स्वीटर टेस्ट, ठीक है। सो दे आर कंसीडर एज, सो दे आर कंसीडर एज नॉन शुगर, कंसीडर एज नॉन शुगर, इसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं, दे आर कंसीडर एज नॉन शुगर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कितने हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बन के आ सकते हैं, एक बनेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है तो मोनोसैकेराइड बोला जाएगा, दो हो सकता है, दो जनरेट कर दे, तीन जनरेट कर दे, 20 जनरेट कर दे, तो इन दैट केस ओलिगोसैकेराइड बोला जाएगा, और कई सारे जनरेट कर दे, बहुत सारी जनरेट हो जाए, 100 हो जाए, 120 हो जाए, इस तरीके से केस हो जाए तो उसको पॉलीसैकेराइड के अंदर रखा जाएगा। तो ये कुछ उसके पॉइंट है, आप पहले इसको मेंशन कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट बेसिस देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और उसके बेसिस पे इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट नोट डाउन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए बेसिस चेंज करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। नो डाउट हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा ही, उसके अलावा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दो कैटेगरी इसमें बनता है, दो कैटेगरी, एक को हम लोग बोलते हैं एल्डोज, और एक को बोलते हैं कीटोज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्डोज इस एल्डिहाइड ग्रुप को, कीटोज मतलब कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो यहां भी बोल सकते हो कि कॉन्टेन एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कॉन्टेन कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये जो होगा ये कीटोन ग्रुप कॉन्टेन करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान ये बात रखने वाली है, आगे डिस्कशन का पार्ट बनेगा कि भले ये एल्डिहाइड ग्रुप कॉन्टेन किया हुआ है, बट इसका बिहेवियर ना, इसका जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर एल्डिहाइड से स्लाइटली डिफर करता है, सभी के सभी डिफर नहीं करता है। कुछ प्रॉपर्टी जो एल्डिहाइड में देखने को मिलता है वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ना शो करे। सिमिलरली मैं कीटोज के केस में भी बोल सकता हूं कि कीटोज के केस में जो प्रॉपर्टी हम लोग कीटोन के लिए देखे होंगे, हम लोग चाहें कि 100% सेम प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करें कीटोज से, तो वो नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। और उस डिफरेंस के पीछे भी रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा कि एल्डोज और एल्डिहाइड के केस में दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो 100% मैच क्यों नहीं कर रहा है। उसी तरीके से कीटोज और कीटोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 100% मैच क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे इसकी नेमिंग कैसे जाएगी एक बार देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है, कॉमन स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका CHO एल्डिहाइड, बीच में पॉलीहाइड्रोक्सी जो कि कायरल सेंटर लिए रहेगा मैक्सिमम केसेस में, यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नीचे आपका ये आ जाएगा CH2। तो ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर हो गया रिप्रेजेंट करने का इसको एल्डोज को। सिमिलरली मैं बात करूं इसका कीटोज के केस में तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें CH2OH ऊपर हो जाएगा, देन कीटोन ग्रुप आएगा CO ग्रुप, और यहाँ पे बीच में आपका CHOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वैसे सारे पॉलीमर हो सकते हैं, एक से ज्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं, ठीक है। और नीचे हो जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहां आप देख सकते हो एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा कि जो है जो एल्डोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट विच कॉन्टेन एल्डिहाइड ग्रुप does not have same property, same chemical behavior as aldehyde, and similarly I can tell for the ketose also. Ketose also have some different property than ketone. Ketone से slightly different property रखेगा. Later on we will see that which property will differ from the ketone and which property of aldose will differ from the aldehyde.
विल सी लेटर ऑन। बट ये दिमाग में आप क्लियर क्रिस्टल रखना कि आप एल्डिहाइड की 100% प्रॉपर्टीज को एल्डोस से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर द कीटोस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग कंसीडर करें, नेक्स्ट दो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स based on number of carbon atom, based on number of carbon atom present in हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होगा उस केस के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। उस हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, वहां से नेमिंग इसकी आती है। जैसे अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसके लिए पढ़ा जाएगा ट्राइओज, ट्राइओज। वो कीटोज हो जाए बाद में देखा जाएगा, अगर कीटोज है तो कीटोज लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगर एल्डोज है तो एल्डोज है तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, एल्डो ट्राइओज, एल्डो ट्राइओज। अगर ये कीटोज है तो कीटो ट्राइओज, ऐसे नेमिंग इसका चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, बिकॉज ये तो चाहिए होगा, इतने कार्बन तो चाहिए होगा, मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए होगा, देन इसको पढ़ा जाएगा टेट्राओज, टेट्रोज पढ़ा जाएगा, बिकॉज वो तो हट जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। टेट्राओज, इसको पढ़ा जा सकता है एल्डो, एल्डो टेट्राओज, ठीक है। ये नहीं चला जाएगा। वैसे ही आप कीटो के केस में बोल सकते हो कीटो टेट्राओज, ठीक है। ये नेमिंग चला जाएगा नंबर ऑफ कार्बन के लिए। 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसको पढ़ा जाएगा पेंटोज। और इसमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप तो इसको पढ़ दिया जाएगा एल्डोपेंटोज। ऐसे नेमिंग कॉमन सिंपल सा केस है, बट चूंकि हम लोग को इसके कॉमन नेमिंग सीखना जरूरी पड़ता है, ये कहीं नहीं यूज होता है, राइट। रियलिटी में बताया जाए ये नेमिंग कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता है। हम लोग जो कॉमन नेमिंग है या जो नेमिंग है इस मॉलिक्यूल्स का, उसी को डिस्कशन में रखेंगे, उसी चीज को करेंगे। एल्डोपेंटोज हो गया, अगर कीटोन है तो कीटोपेंटोज, ठीक है। ये तो समझ में आता है। इन्होंने एक सिस्टमेटिक वे बना दिया सच दैट हम लोग को उतने स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ना पड़े। 6 कार्बन है तो हेक्सोज बोला जाएगा, हेक्सोज हो जाएगा। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको पढ़ा जाएगा एल्डो एक्सोज, एल्डो एक्सोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो हेक्सेन, ठीक है, कीटो हेक्सेन। तो ये 3 बेसिस है। एक तो हम लोगों ने बोला कि नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन दैट सैकराइड, यानी कि दैट कार्बोहाइड्रेट, कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हो गया नेचर ऑफ फंक्शनल, कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है। और तीसरा हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे, अगर उस पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करा दिया जाएगा तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे। और भी क्लासिफिकेशन इसके आएंगे, और भी क्लासिफिकेशन आएंगे, बट उसके पहले हम लोग को बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जैसे इसमें हो सकता है आपका ये भी कंडीशन आ सकता है कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उससे वेल फेमस क्वेश्चन बनता है। बट उसको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से बायो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनकी स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसे है। तो हम लोग नेक्स्ट वही देखते हैं कि नेमिंग कैसे किया गया। इसमें एक तो मेंशन किया गया कि दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज दे विल कंटेन सम कायरल सेंटर। यहाँ पे कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर तो होगा, and because of that they are going to show optical activity. some cases में ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। क्लासिफिकेशन यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि नेमिंग के बारे में, कैसे इसकी नेमिंग किया गया है जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम लोग कंसीडर करते हैं, वो डिस्कशन का पार्ट बनेगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज नेमिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है, नेमिंग को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको नेमिंग किया गया। सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखो हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अगर हम लोग कंसीडर करें नेमिंग के लिए 2 सिस्टम फॉलो किया जाता है। एक तो डीएल सिस्टम है और एक आरएस सिस्टम है। डीएल सिस्टम यूज किया जाता है मेनली फॉर द कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स के लिए,
जो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नेमिंग की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें नेमिंग गया है। मैं बेसिकली फोकस हूं कि इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा तो उसको डिफरेंट नेमिंग कैसे दी जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो बात करें इसमें, आप जो है देखो क्या मेंशन कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो एनॉन्सियोमर्स भी होंगे, इसके मिरर इमेज भी तो आएंगे। मिरर इमेज तब आते हैं जब इसके ऑप्टिकली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस केस में नेमिंग कैसे की जाता है वो थोड़ा सा हम लोग उस चीज को डिस्कशन में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो जो नेमिंग इसमें जाता है, जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, डीएल सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, डीएल सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये यूज किया जाता है फॉर नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहीं पे वेल वैलिड है और कहीं पे भी इसको यूज नहीं किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, इसमें आईआईटी ने भी बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, इस डीएल सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे डीएल सिस्टम को लेकर हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे विल हैव मिरर इमेज। ठीक है, तो जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कवर किए होंगे तो एक चीज आपको क्लियरली बोला गया होगा कि मॉलिक्यूल्स को देखकर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा लीवो रोटेटरी है। ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है? सोल्यूशन को पोलारीमीटर में रखा जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया जाता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया जाता है तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया तो लीवो रोटेट। लेकिन क्या देखने को मिलता है इस केस में? विदाउट बाय सीइंग द मॉलिक्यूल्स हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दिस मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो और लीवो, नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने किया ठीक है, नहीं पता चल पा रहा है डेक्स्ट्रो या लीवो, चलो इसके लिए एक अलग सिस्टम ही फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अगर मालूम वहां से नहीं हम लोग को विजुअलाइज हो पाया कि विच इज गोइंग टू बी डेक्स्ट्रो, विच इज गोइंग टू बी द लीवो, इन दैट सिनारियो हम लोग कुछ और सिस्टम और भी नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। जैसे डीएल सिस्टम उसी का रिजल्ट है। वो एक और होता है आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के नेमिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के नेमिंग के लिए यूज किया जा सकता है जैसे डीएल सिस्टम। लेकिन जो डीएल सिस्टम है वो वेल वैलिड है फॉर द कार्बोहाइड्रेट और खासकर अमीनो एसिड के लिए। तो थोड़ा सा फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में किस तरीके से ये डीएल सिस्टम निकल के आया। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो मॉलिक्यूल लिया, जो बेसिस लिया, ये लिया इन्होंने ग्लिसरॉल लिया। समझ रहे, इस बहुत लोगों के कंफ्यूजन में बना रहता है कि डीएल क्या डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट करेगा, डी को एल रिप्रेजेंट करेगा, लीवो रोटेटरी को। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहानी बिल्कुल नहीं, समझना। तो फिर क्या इस केस में इन्होंने क्या विजुलाइज किया, क्या देखा कि जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उस केस में जो अगर मैं कंसीडर करूं इसके साथ डेक्स्ट्रो अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में लेता हूं, डी मींस स्मॉल डी दे दिया गया या पॉजिटिव साइन दे दिया, तब वो बोला जा सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया होगा कि द मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रो और नॉट। ठीक है, तो क्या देखा कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ये देखा गया, या इसको मैं प्लस साइन के साथ भी लिख सकता हूं, चाहो तो आप इसको प्लस साइन के साथ भी लिख सकते हो, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये जो मॉलिक्यूल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वैसे ही अगर मैं इसका मिरर इमेज कंसीडर करूं, मिरर इमेज ऑब्वियसली जब आप इसको पता कर पा रहे हो कि ये डेक्स्ट्रो हो गया, तो ऑब्वियसली इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? लीवो रोटेटरी। वो क्या होगा? लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इस पर्टिकुलर डीएल नोमेनक्लेचर में, दिस इज आवर रेफरेंस मॉलिक्यूल। रेफरेंस मॉलिक्यूल, समझना इस बात, रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, अब ये आइडिया लगा पाना कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा शुगर मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, ये स्लाइटली डिफिकल्ट है। तो फिर इन दैट केस क्या बोला कि ठीक है, नो डाउट, क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको लीवो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम लोग, इन्होंने क्या विजुलाइज किया कि ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। ये एक मॉलिक्यूल के केस में क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अदर जो मॉलिक्यूल्स है, अदर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, उसको विदाउट एक्सपेरिमेंट पता नहीं किया जा सकता। ये भी एक्सपेरिमेंट से ही पता चला है कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है।
एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही पता चल पाया, और कोई उसके पीछे रास्ता नहीं है कि आप देखते ही मॉलिक्यूल को बता दो कि ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है, विदाउट एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है हम लोग क्या कर देते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है तो इसको मैं डी लिख देता हूं, ऑल्दो इस डी का डेक्स्ट्रो से कुछ लेना देना नहीं होगा, आगे के जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे उसका डेक्स्ट्रो से कुछ लेना देना नहीं होगा। ये केवल और केवल करेक्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में कि जो डी नोटेशन ही आया है, डी नोटेशन आया है किस पार्टिकुलर डिफिनीशन के बेसिस पे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में जो OH है, OH लाइज कर रहा है आपके राइट हैंड साइड में, OH लाइज कर रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसको बोल दिया गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ध्यान दें कि ये डी अभी भी हम लोग को ये नहीं बता रहा है कि डेक्स्ट्रो है या लिवो है। ऑल ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल के लिए करेक्ट है कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दिया तो डेक्स्ट्रो ही होगा, और एल दे दिया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड तो इन दैट केस लिवो ही होगा। अदर मॉलिक्यूल के केस में करेक्ट नहीं है। तो इन्होंने इस रेफरेंस मॉलिक्यूल को लिया, इस रेफरेंस मॉलिक्यूल के बेसिस पे क्या बोला कि अगर मान लो ठीक है अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है तो इसको डी मेंशन कर दिया जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया गया है OH ग्रुप को तो इसको बोल दिया जाएगा, मींस उसका जो मिरर इमेज होगा उसको हम लोग एल कंसीडर कर देंगे। क्या मेंशन किया गया इस केस में, ये मेंशन किया गया कि अगर OH ग्रुप इस वाले कार्बन पे जिसको हम अभी मेंशन करेंगे दैट इज हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको डी नोटेशन दिया जाएगा, कैपिटल डी नोटेशन। अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया गया दैट इज गोइंग टू बी द एल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसका डेक्स्ट्रो और लिवो से कुछ नहीं देना देना है। क्या डिफिनीशन आता है कि बेस्ड ऑन दिस रेफरेंस मॉलिक्यूल इन्होंने मेंशन क्या किया, इफ OH group attached to, if OH group attached at highest number chiral center, highest number chiral center, if OH group attached at the highest number chiral center is lies right side, then इसके लिए हम लोग D यूज करेंगे, देन D सुगर विल बी यूज, इसके लिए लिखा जाएगा D सुगर, चाहे वो D ग्लूकोज हो जाए। और इसका जो जस्ट मिरर इमेज होगा ना, समझना इस बात को, जो इसका मिरर इमेज हो जाएगा उसको बोल दिया जाएगा L सुगर, ठीक है। एंड इट्स मिरर इमेज विल बी कंसीडर्ड एज, एंड ये सबसे बेस्ट डिफिनीशन है क्योंकि लोगों के दिमाग में बना रहता है कि ये क्या हो गया, उस केस में क्या कंसीडर करना है हम लोग को, डेक्स्ट्रो है लिवो है, डी डेक्स्ट्रो नहीं रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल डी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल डी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा ये डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आपका स्मॉल एल जो कि लिवो को रिप्रेजेंट करता है, डी और एल डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये ध्यान में रहे। एंड इट्स मिरर इमेज, जो कि आप अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज भी होगा, और मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एंड इट्स मिरर इमेज को हम लोग बोल देंगे एल सुगर। बात समझ में आता है। और कोई आपने सुगर लिया, ठीक है, किसी सुगर को देखा आपने और इसमें क्या देखा कि इफ OH ग्रुप अटैच्ड, ध्यान से देखना, अटैच्ड एट हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर ही होगा ना, देखो आप 1 2 3, तो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर बोल रहा हूं, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है इसलिए कायरल सेंटर है। तो इफ OH ग्रुप अटैच्ड है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर इज लाइज लेफ्ट हैंड साइड, देन इसके लिए हम लोग बोल देंगे L सुगर, एंड इट्स मिरर इमेज, क्योंकि हम लोग के पास देखो मिरर इमेज में क्या होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे, 2 एनांसियोमर्स होंगे, और दोनों एनांसियोमर को हम लोग सेपरेटली नेम करना चाह रहे हैं, बस ये। और चूंकि हम लोग देखते ही ये पता नहीं कर पा रहे कि विच इज गोइंग टू बी डेक्स्ट्रो, विच इज गोइंग टू बी द लिवो, तो वी हैव टू टेक द अनदर सपोर्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, DL सिस्टम, या आप RS सिस्टम के लिए जा सकते हो। RS सिस्टम हर जगह वैलिड है, लेकिन जो DL सिस्टम है ये आपको कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड इट्स मिरर इमेज क्या लिखा जा सकता है, will be denoted as D sugar, ठीक है, D sugar,
जैसे एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, शायद आप देखे होंगे इस स्ट्रक्चर को, और इसी पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक बार पूछ दिया कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया CH2OH। अभी प्रैक्टिस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे हम लोग याद रख पाएंगे, किस तरीके से, HOH, ठीक है। दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको क्या लिखा जाएगा, D, क्योंकि देखो आप क्या देखोगे, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर 1 2 3 4 5। ध्यान है कि जो हाईएस्ट नंबर, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो टॉप मोस्ट कार्बन होगा, हमारा टॉप मोस्ट कार्बन होगा। तो देख लेना कभी कभी नीचे दिखा देता है और गलती करवा देता है, तो उसको आप रोटेट करके 180 से रोटेट कर लेना, सबसे लोवेस्ट नंबर कार्बन को आप हाईएस्ट पे पहुंचा देना, तब जाके आप D और L कंसीडर करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा D ग्लूकोज, ठीक है, D ग्लूकोज। अब ये मुझे नहीं पता कि ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, मुझे एक रिफरेंस मॉलिक्यूल मिला और उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है मेरे, तो इस वजह से मैं इसको बोल दे रहा हूं D ग्लूकोज। अब इसका जब आप मिरर इमेज कंसीडर करोगे ना, द मिरर इमेज ऑफ दिस केस, इसको बोल दिया जाएगा L ग्लूकोज, बिकॉज हम लोग को इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल को तो डिफरेंशिएट करना था। अब देखो अगर मिरर इमेज लिया जाएगा तो पेनाल्टीमेट जो कार्बन है, यानी कि हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर है, उस केस पे यहाँ पे जो OH ग्रुप का पोजीशनिंग है ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग बोल देंगे सिंपली, देखो आप ध्यान से, HOH OH H और ये CH। क्लियर हो रहा है, नेमिंग थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा क्या, इट इज द मिरर इमेज ऑफ D ग्लूकोज, इसको बोल दिया जाएगा L ग्रुप। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो पेनाल्टीमेट कार्बन पे जो कि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, यहीं पे देखना भी है और किसी कार्बन पे नहीं देखना है। आप भले बोल सकते हो कि सेकेंड कार्बन पे ये 2D कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे थर्ड कार्बन पे आपका L कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखा जा सकता है, बट मुझे डिसाइड करने के लिए कि ये D शुगर है या L शुगर है, मुझे देखना पड़ेगा पेनाल्टीमेट कार्बन। पेनाल्टीमेट कार्बन मींस जस्ट एक पहले वाला कार्बन जो कि नंबरिंग किया जा रहा है जिस तरीके से, या हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन, ये बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा D और L नोमेनक्लेचर। क्लियर है, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि बस आपको देखना क्या, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है तो D बोल दो और उसके मिरर इमेज को L बोल दो। अगर L साइड में लाइज कर रहा है तो L बोल दो L शुगर, और जो है उसके मिरर इमेज को आप D शुगर बोल देंगे। सिंपल सा केस है। थोड़ा सा नोट्स में इस पॉइंट को लिख देते हैं। एक तो हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो DL सिस्टम है दैट इज वैलिड फॉर ओनली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एंड अमीनो एसिड। अदर के केस में हम लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप स्टीरियोआइसोमेरेज में सीखे होंगे कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नोट्स में क्या मेंशन कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे D and L are not related to ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर, ठीक है। कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लिवो है, ये D और L से, कैपिटल D और L से नहीं डिसाइड किया जाएगा, रेदर इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसका, शुगर। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रखा हो, रेदर इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है कि नेचर थोड़ा सा सेलेक्टिविटी दिखाता है, नेचर स्लाइटली सेलेक्टिविटी दिखाता है। क्या सेलेक्टिविटी दिखाता है कि जो जनरली जो शुगर प्रेजेंट होते हैं वो डेक्स्ट्रो ही है, जो नेचुरली अकरिंग शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, दे आर द डेक्स्ट्रो इन द नेचर, और अमीनो एसिड लीवो होता है, जस्ट उल्टा। तो थोड़ा सा नेचर भी सेलेक्टिव है टुवर्ड्स द शुगर मॉलिक्यूल। तो यहां पे लिख सकते हो कि ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। लैब में भले आप बना दो, लैब में आप बना सकते हो, ठीक है, रोटेटरी, कार्बोहाइड्रेट आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि नेचर भी स्लाइटली मोर सेलेक्टिव है टुवर्ड्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड नॉट लीवो। नेचुरली जितने भी अकरिंग शुगर है दे आर द डेक्स्ट्रोरोटेटरी।
पूछा जा सकता है ये कि स्टेटमेंट ऐसे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और इस स्टेटमेंट को रख दे, तब कंफ्यूजन ना दिमाग में रहे कि हाँ ठीक है डेक्स्ट्रो लीवो बनाया तो जा सकता है लैब में, बट अगर नेचुरली जितने भी अकरिंग शुगर है उसकी बात किया जाए दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो राइट वर्ड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये दोनों चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, और इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 पॉइंट क्लियर रहेगा। क्या बोला गया कि डीएल सिस्टम इज द नेमिंग फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड के लिए यूज किया जाएगा, और डीएल सिस्टम आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल, डज नॉट रिलेटेड टू, आर मैंने गलत लिख दिया है, डी एंड एल आर नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर, ठीक है, रेदर इट इज अ रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, दे आर नॉट रिलेटेड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आएगा? क्योंकि थोड़ा सा सुनने में लग जाता है डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लिगो, तो वो कहानी थोड़ी सी गलत हो जाती है ना, क्योंकि देखो आप ये डी और एल किसके रिस्पेक्ट में आया, इसके रिस्पेक्ट में आया कि अगर ओ एच राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है तो उसको आप डी बोल दो, और उसके मिरर इमेज को आपने एल बोल दिया। अगर एल साइड में लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में लाइज करा है तो एल बोल दो, और उसके मिरर इमेज को डी कंसीडर कर लो। तो नेमिंग उसका अलग जगह से आया, ये पता करना मुश्किल है कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता विदाउट एक्सपेरिमेंट, जो पोलारीमीटर का एक्सपेरिमेंट होता है। तो और ये लास्ट पॉइंट क्या था, ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर डेक्स्ट्रो, जितने भी आसपास में कार्बोहाइड्रेट है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, नेचर है थोड़ा सा सिलेक्टिविटी दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट जो है हाँ दे आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन द नेचर, नॉट लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो आप इस पॉइंट्स को लिख लो, नेमिंग वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी, जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, उसके साथ साथ हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट के केस में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट का, फिर हम लोगों ने इस तरीके से नेमिंग किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल का, चाहे वो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में और चेन स्ट्रक्चर फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।